हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो अभी तक के वीडियो में हमने ये देखा कि कोलॉइड्स क्या होता है, उनका क्लासिफिकेशन क्या होता है, कोलॉइड्स को किस तरीके से बनाते हैं, मतलब कि प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स, और उसके बाद हमने देखा प्योरीफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस, मतलब कि कोलॉइडल सॉल्यूशंस होता है उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। तो बेसिकली कोलॉइडल सॉल्यूशन की 4 टाइप की प्रॉपर्टीज होती है। फर्स्ट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, सेकंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, थर्ड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एंड फोर्थ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। ये जो 4 नेम्स हमने यहाँ पे दिए हैं, ये जो प्रॉपर्टीज को हमने क्लासीफाई किया है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ये नेम्स आपको नहीं मिलेंगे। मतलब कि ये जो क्लासिफिकेशन प्रॉपर्टीज़ का जो हमने क्लासिफिकेशन किया है, ये क्लासिफिकेशन आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा। और इस वीडियो में हम सिर्फ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ही देखने वाले हैं। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो बच्चों, आपने 12th स्टैंडर्ड के सेकंड चैप्टर में, मतलब के सॉल्यूशन चैप्टर में, ये पढ़ ही लिया है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसे कहते हैं। मैं एक बार आपको वापस रिवाइज करा देता हूं। दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स आर नोन एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। मतलब कि जो प्रॉपर्टीज जो सोल्यूट पार्टिकल है या कोलॉइड के केस में डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल है उसके सिर्फ नंबर पे डिपेंड करता है, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, उसके सिर्फ नंबर पे डिपेंड करेगा, वो प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो ऐसी 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा हुआ था। वो थी relative lowering of vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point and osmotic pressure। आई होप आपको ये याद होगा। तो यहाँ पे भी जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है वो भी कोलॉइडल प्रॉपर्टीज बताता है। अब क्योंकि कोलॉइडल सॉल्यूशन एक स्टेट ऑफ अ मिक्सचर है, तो कोलॉइड के केस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो ट्रू सॉल्यूशन के कंपैरिजन में कम होंगे। आप ये इमेज में देख लो, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला डायग्राम है वो कोलॉइडल सॉल्यूशन का है और जो राइट हैंड साइड वाला डायग्राम है वो ट्रू सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों के केस में जो कंपोनेंट्स है वो सेम है, मतलब कि जो डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल्स है या सोल्यूट के पार्टिकल्स है वो सेम है, एक ही चीज से बने हुए हैं। पर ट्रू सॉल्यूशन के केस में ये पार्टिकल्स अलग अलग है और कोलॉइड्स के केस में ये पार्टिकल्स कंबाइन हो गए हैं। और कंबाइन होने के बाद ये जो कॉम्बिनेशन हुआ वो कॉम्बिनेशन एक पार्टिकल्स की तरह बिहेव कर है। फॉर एग्जाम्पल्स कि हमारे पास ट्रू सॉल्यूशन में 100 पार्टिकल्स है। अब मान लो कि 2 पार्टिकल्स कंबाइन हो जाते हैं, कंबाइन होने के बाद ये एक पार्टिकल्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो जब ट्रू सॉल्यूशन में हमारे पास 100 पार्टिकल्स थे तो कोलॉइड के केस में ये 50 पार्टिकल्स हो जाएंगे, क्योंकि 2 पार्टिकल्स कंबाइन हो गए और कंबाइन होने के बाद ये सिंगल पार्टिकल्स की तरह बिहेव करेंगे। तो कोलॉइड के केस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो कम हो जाते हैं। अब क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है और कोलॉइडल सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होते हैं, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जो मैग्नीट्यूड होता है, उसकी वैल्यू होती है, वो भी कम होती है। कम होती है का मतलब वही कोलॉइडल सॉल्यूशन का जो ट्रू सॉल्यूशन वाला पार्ट होगा उसके कंपैरिजन में ये वैल्यू कम होगी। मतलब कि अगर हम बात करें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट। सो सपोज कि हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है,
फिर सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन है, और एक है कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो ऑब्वियसली सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? प्योर सॉल्वेंट का। और सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? ट्रू सॉल्यूशन का। और उसका इंटरमीडिएट बॉइलिंग पॉइंट होगा कोलॉइडल सॉल्यूशन का। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि कोलॉइडल सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होंगे एज कंपेयर टू ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे, सोल्यूट के पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे, और कोलॉइडल सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होंगे एज कंपेयर टू ट्रू सॉल्यूशन। तो इसलिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा कहाँ होगा? ट्रू सॉल्यूशन के केस में, क्योंकि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स ट्रू सॉल्यूशन में ज़्यादा है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी ट्रू सॉल्यूशन का ज़्यादा होगा। जबकि कोलॉइडल सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम है, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। सिमिलरली अगर हम दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करें, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन का मतलब कम होना, मतलब जितने पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे फ्रीजिंग पॉइंट उसका उतना ही कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट से ओपोजिट है। देर इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितना ज़्यादा होगा फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। तो अगर हम ट्रू सॉल्यूशन और कोलॉइडल सॉल्यूशन को कंपेयर करें तो फ्रीजिंग पॉइंट ट्रू सॉल्यूशन का कम होगा और कोलॉइडल सॉल्यूशन का ज़्यादा होगा। क्लियर है ये चीज़? तो ये थी कोलॉइडल सॉल्यूशन की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलॉइडल सॉल्यूशंस की दूसरी प्रॉपर्टी है टिंडल इफेक्ट्स। स्टूडेंट्स, टिंडल इफेक्ट्स के बारे में आपने लोअर स्टैंडर्ड में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो। कई बार आप लोगों ने ये नोट किया होगा कि ट्रीज के ब्रांचेस के बीच में से या विंडो में से लाइट के जो रेज है वो रेज को आते हुए आपने देखा होगा। स्टूडेंट्स, इसी चीज़ को टिंडल इफेक्ट कहते हैं। अगर हम एक और एग्जांपल ले, मान लो हमारे पास 2 कंटेनर में डिस्टिल वाटर लिया हुआ है। अगर हम राइट वाले कंटेनर में थोड़ा सा मिल्क ऐड करते हैं और फिर उसको प्रॉपरली स्टर करते हैं तो अब ये कोलॉइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। इसके बाद अगर हम इसमें से लाइट पास करेंगे तो आप देख सकते हो जो लेफ़्ट वाला कंटेनर है जिसमें डिस्टिल वाटर है उसमें लाइट का रेस दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि जो राइट वाला कंटेनर है उसमें अभी भी लाइट का जो पाथ है वो दिखाई दे रहा है। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन जो है वो टिंडल इफेक्ट दिखाएगा, मतलब ये जो लाइट का जो पाथ हमको विजिबल हुआ इसी चीज़ को कहते हैं टिंडल इफेक्ट। अब हम देखते हैं कि कोलॉइडल सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट क्यों दिखाता है। होता कुछ ऐसा है, जब भी कोई लाइट का रे किसी पार्टिकल के साथ टकराता है तो लाइट जो है वो सारे डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाते हैं। अब ये जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है वो डिपेंड करता है पार्टिकल के साइज़ के ऊपर। अगर पार्टिकल का साइज़ बहुत छोटा है, मान लो कि 1 नैनोमीटर से भी छोटा है, तो लाइट जो है ये पार्टिकल के साथ टकराने के बाद स्कैटर्ड नहीं होगा। पर अगर पार्टिकल का साइज़ 1 नैनोमीटर से ज़्यादा है तब जब लाइट का रे अगर इस पार्टिकल के साथ टकराएगा तो लाइट जो है वो सारे डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाएगा। याद रखो स्टूडेंट्स, पार्टिकल का साइज़ जितना बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा लाइट का स्कैटरिंग होगा। तो ट्रू सॉल्यूशन के केस में पार्टिकल का जो साइज़ है वो 1 नैनोमीटर से कम है, इसलिए जब हम लाइट वो सॉल्यूशन में से पास करते हैं तो लाइट का जो रे है वो हमको दिखाई नहीं देता है, लाइट का जो पाथ है वो हमको दिखाई नहीं देता है, क्योंकि उसमें लाइट का स्कैटरिंग नहीं होता है, क्योंकि पार्टिकल का जो साइज़ है वो बहुत ही कम है। जबकि वही लाइट को हम कोलॉइडल सॉल्यूशन में से जब पास करते हैं तो क्योंकि कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स 1 नैनोमीटर से ज़्यादा है तो लाइट के जो रेज है वो स्कैटर्ड हो जाएंगे। कोलॉइडल पार्टिकल्स जो है डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल्स है उससे टकराने के बाद लाइट के जो रेज है वो डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाते हैं। इसीलिए कोलॉइडल सॉल्यूशन जो है वो टिंडल इफेक्ट दिखाता है। ये चीज़ को पहली बार फैराडे ने ऑब्जर्व की थी और फिर जॉन टिंडल ने इसको डिटेल में स्टडी किया था, इसलिए इसका नाम है टिंडल इफेक्ट। अब कोई भी सॉल्यूशन
टिंडल इफेक्ट तभी दिखाएगा जब वो दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। पहली कंडीशन है द डायमीटर ऑफ द डिस्पर्स पार्टिकल शुड नॉट बी मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड। मतलब कि जो डिस्पर्स फेस का जो पार्टिकल है वो लाइट की वेवलेंथ से ज़्यादा स्मॉल नहीं होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन है द रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस ऑफ द डिस्पर्स फेस एंड द डिस्पर्जन मीडियम डिफर ग्रेटली इन मैग्नीट्यूड। स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है वो आपने फिजिक्स में ऑलरेडी स्टडी कर लिया है। तो डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होना चाहिए। इसके बाद स्टूडेंट्स, अगर हम टिंडल इफेक्ट्स के इम्पोर्टेंस की बात करें तो टिंडल इफेक्ट कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड कोलॉइडल सॉल्यूशन। मतलब कि टिंडल इफेक्ट की मदद से हम ट्रू सॉल्यूशन और कोलॉइडल सॉल्यूशन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, मतलब कि उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरे एप्लीकेशन की बात करें तो जिग्मोंडी नाम के एक साइंटिस्ट ने 1903 में टिंडल इफेक्ट को यूज़ करके अल्ट्रा माइक्रोस्कोप बनाया था। अब ये जो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप है ये हमको कोलॉइडल पार्टिकल के शेप और साइज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है, पर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में ये जो कोलॉइड्स के जो पार्टिकल है ये ब्राइट स्टार्स की तरह दिखाई देते हैं। तो ये था टिंडल इफेक्ट। कोलॉइडल सॉल्यूशन की तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है उसका कलर। अब कोलॉइडल सॉल्यूशन का जो कलर है वो डिपेंड करता है वेवलेंथ ऑफ लाइट स्कैटर्ड बाय डिस्पर्स पार्टिकल। फर्दर ये जो वेवलेंथ है वो कोलॉइडल सोल के पार्टिकल के साइज और नेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ ये इमेज में गोल्ड सोल का एग्जाम्पल लिया गया है। लेफ्ट टू राइट पार्टिकल की जो साइज है वो इंक्रीज होते जाते हैं। तो लेफ्ट वाले बीकर में जहाँ पे पार्टिकल का साइज कंपैरेटिवली सबसे छोटा है वो केस में गोल्ड का सोल रेड कलर का होगा। फिर लेफ़्ट टू राइट जैसे जैसे पार्टिकल का साइज इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे रेड कलर पर्पल में चेंज होगा, पर्पल टू ब्लू एंड फाइनली गोल्डन कलर होगा। सिमिलरली ऑब्जर्वर कोलॉइडल सॉल्यूशन को किस साइड से देख रहा है उस पर भी उसका कलर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास मिल्क और वाटर का एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है तो अगर हम इस सॉल्यूशन को साइड से देखें, मतलब कि जिस एंगल पे लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है वो साइड से देखें, तो ये मिक्सचर का कलर हमको ब्लू दिखाई देगा। और अगर हम इसको सामने से देखें, मतलब कि जिस एंगल पे लाइट ट्रांसमिट हो रही है वो साइड से देखें, तो यही मिक्सचर का कलर हमको रेड दिखाई देगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रिफ्लेक्टेड लाइट और ट्रांसमिटेड लाइट का वेवलेंथ अलग अलग होता है। तो स्टूडेंट्स, टिंडल इफेक्ट और कलर ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन को ही हम उसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। कोलॉइडल सॉल्यूशन की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ब्राउनियन मोमेंट, जो कि एक टाइप की मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। अगर हम कोलॉइडल सॉल्यूशन को एक पावरफुल अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करें तो हम देखेंगे कि उसके जो डिस्पर्स फेस के जो पार्टिकल्स हैं ये कंटिन्यूसली एक जिगजैग मोशन में मूव करते हुए दिखाई देंगे। ये चीज़ पहली बार एक ब्रिटिश बॉटनिस्ट रॉबर्ट ब्राउन ने ऑब्जर्व की थी और उन्हीं के नाम के ऊपर ये प्रॉपर्टी का नाम हुआ है ब्राउनियन मूवमेंट। ये जो जिगजैग मोशन है ये कोलॉइडल सॉल्यूशन के नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, पर ये डिपेंड करता है डिस्पर्स फेस पार्टिकल के साइज के ऊपर और सॉल्यूशन की विस्कोसिटी के ऊपर। पार्टिकल का साइज जितना छोटा होगा और विस्कोसिटी जितनी कम होगी उतना ही फास्ट ये मोशन होगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ब्राउनियन मूवमेंट होता क्यों है, तो इसका रीज़न ये है कि गैस के मॉलिक्यूल्स की तरह ही डिस्पर्जन मीडियम के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये भी कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, पर क्योंकि डिस्पर्जन मीडियम के मॉलिक्यूल्स बहुत ही छोटे होते हैं हम इनको माइक्रोस्कोप से देख नहीं सकते हैं।
तो जब बहुत सारे डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स डिस्पर्स फेस के पार्टिकल्स के साथ टकराते हैं, डिस्पर्स फेस के पार्टिकल्स हमको मूव करते हुए नजर आते हैं। और ये जो ब्राउनियन मूवमेंट है, ये कोलॉइडल सॉल्यूशन को एक टाइप का स्टरिंग इफेक्ट देता है। मतलब कि कोलॉइडल सॉल्यूशन को कोएगुलेट नहीं होने देता, उनको स्टेबल रखता है। तो ये था ब्राउनियन मूवमेंट। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमने कोलॉइडल सॉल्यूशन की इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ जो थी, पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, दूसरी टिंडल इफेक्ट और कलर। टिंडल इफेक्ट एंड कलर उसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ में गिनी जाती है। और जो फोर्थ प्रॉपर्टी थी ब्राउनियन मूवमेंट, जो कि एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, ये देखी। नेक्स्ट वीडियो में हम कोलॉइडल सॉल्यूशन की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, जो कि उसके जो चार्ज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे।